नमस्कार। भारतीय संविधान ये नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या कभी इसके सीक्रेट चैप्टर्स के बारे में सोचा है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्हीं अनुसूचियों की। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो ऑपरेटिंग मैनुअल है जो हमारे देश की इतनी बड़ी मशीनरी को असल में चलाता है। तो चलिए आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई इनकी जरूरत ही क्या थी। संविधान के मुख्य अनुच्छेद यानी मेन आर्टिकल्स तो थे ही, है ना। इसका जवाब ही इन अनुसूचियों के पूरे मकसद को खोलकर रख देता है। तो इनको ऐसे समझिए जैसे ये संविधान का ऑपरेटिंग मैनुअल है। मतलब वो सारी डिटेल्स, वो सारे नियम, वो डेटा जो सरकार चलाने के लिए चाहिए, वो सब इनमें है। अब सोचिए, अगर ये सारी बारीकियां संविधान के मेन आर्टिकल्स में डाल दी जाती तो क्या होता। वो एक बहुत ही भारी भरकम मुश्किल सी कानूनी किताब बन जाती है ना। तो अनुसूचियों ने क्या किया, उन्होंने इसे एकदम साफ सुथरा और समझने लायक बनाए रखा। और देखिए, ये कहानी वक्त के साथ बदलती भी है। जब संविधान बना तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और ये जो 4 नई अनुसूचियां जुड़ी हैं ना, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश की जरूरतों के हिसाब से सांस लेता है, बदलता है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम इन 12 अनुसूचियों को 4 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे संघ की रूपरेखा, फिर शासन और शक्तियों पर बात करेंगे, उसके बाद भाषा और कानून को समझेंगे और आखिर में जनता के शासन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से, नींव से। पहला ग्रुप यानी पहली से चौथी अनुसूची, ये भारत की बनावट को तय करती हैं। मतलब हमारा देश दिखता कैसा है, हमारे नेता कौन है और हमारी संसद का स्ट्रक्चर क्या है। सोचकर देखिए, अगर एक देश बनाना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? उसका नक्शा। तो पहली अनुसूची ठीक यही करती है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताती है। फिर आते हैं देश चलाने वाले लोग। तो दूसरी अनुसूची उनके वेतन और भत्ते तय करती है ताकि सिस्टम में पारदर्शिता रहे। तीसरी अनुसूची में है उनकी शपथ, देश के प्रति उनकी वफादारी का वादा। और चौथी अनुसूची ये पक्का करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हर राज्य को उसकी आवाज मिले, उसकी हिस्सेदारी हो। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब देश को चलाने वाली मशीनरी पर आते हैं। ये दूसरा ग्रुप शासन और शक्तियों के पूरे सिस्टम को संभालता है। यहीं पता चलता है कि कानून बनाने की पावर किसके पास है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। पांचवी और छठी अनुसूची भारत की असली आत्मा यानी उसकी डाइवर्सिटी को बचाती हैं। ये अनुसूचियां देश के कुछ सबसे संवेदनशील इलाकों, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, ताकि उनकी जो अनूठी संस्कृति है, भाषा है, उनके जो अधिकार हैं, वो सब सुरक्षित रहें। और अब आती है 7वीं अनुसूची, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा कर देती है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी स्टेट लिस्ट, जो पूरी तरह से राज्यों का डोमेन है। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। इसे उदाहरण से समझना सबसे आसान है। जैसे डिफेंस और विदेश मामले, ये पूरे देश के मुद्दे हैं, तो ये यूनियन लिस्ट में है। पुलिस और पब्लिक हेल्थ, ये लोकल लेवल पर ज्यादा अच्छे से मैनेज होते हैं, तो इन्हें स्टेट लिस्ट में डाला गया है। और शिक्षा और जंगल जैसे विषय, जिन पर नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर ध्यान देना जरूरी है, उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कितना सिंपल है। चलिए अब उन अनुसूचियों की बात करते हैं जो भारत के सोशल फैब्रिक को मजबूती देती हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं। इस सेक्शन में हम भाषाओं की विविधता, कुछ खास कानूनों की सुरक्षा और पॉलिटिकल डिसिप्लिन को समझेंगे। ये नंबर 22, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान के लिहाज से ये नंबर क्या दिखाता है? ये हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई से जुड़ा हुआ है। और ये शानदार तरीके से हमारे देश की भाषाई दौलत को दिखाता है। 8वीं अनुसूची में इन्हीं 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। अब आती हैं वो बहुत ही खास अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची एक तरह की कानूनी ढाल है। इसे एक खास तौर पर जमींदारी सिस्टम खत्म करने जैसे भूमि सुधार कानूनों को अदालती पचड़ों से बचाने के लिए बनाया गया था। और वहीं 10वीं अनुसूची, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये पक्का करती है कि चुने हुए नेता जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ न करें। और अब आते हैं सबसे आखिर में,
और शायद सबसे जरूरी लेवल पर, ग्रास रूट लेवल। ये आखिरी ग्रुप लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे भारत के गांव और शहरों में लोगों के हाथ में देता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान में जोड़ा गया था ताकि पावर सही मायनों में नीचे तक पहुंचे। 11वीं अनुसूची गांव की पंचायतों को पावर देती है कि वो सड़क, पानी, स्कूल जैसे 29 मामलों पर खुद फैसले लें, और ठीक वैसे ही 12वीं अनुसूची शहरों की नगर पालिकाओं को पार्क, साफ सफाई, मार्केट जैसे 18 मामलों पर अधिकार देती है। ये है असली लोकतंत्र। तो हमने क्या देखा? 1950s में 8 अनुसूचियों से शुरू होकर आज 12 तक पहुंचना, ये सफर ही अपने आप में एक कहानी है। ये साबित करता है कि हमारा संविधान किसी म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो नए भारत की चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर संविधान एक पावरफुल इंजन है, तो अनुसूचियां वो नट, बोल्ट और गियर हैं जो उस इंजन को असल में जमीन पर दौड़ाते हैं। ये संविधान के बड़े बड़े सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत में बदलते हैं, उसे प्रैक्टिकल और हमेशा के लिए रेलेवेंट बनाते हैं। और अब एक सवाल आप सबके सोचने के लिए। जिस तेजी से भारत बदल रहा है, डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्या ऐसा लगता है कि हमारे संविधान को एक और यानी 13वीं अनुसूची की जरूरत है? और अगर हाँ, तो उसमें क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।